हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गॉडफादर पार्ट 2 की। ये फिल्म 1974 में रिलीज़ हुई थी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था, लेकिन जैसे कि मैंने अपने गॉडफादर पार्ट 1 की वीडियो में कहा था कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी इन तीनों ट्रायलॉजी के पार्ट्स में। इसी वजह से मैं इस वीडियो को वापस रीशूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं इसमें और भी डिटेल्ड और उसी के साथ साथ एक ईजी गोइंग लैंग्वेज में आपको ये पूरी मूवी समझा सकूँ। एक्चुअली मिस्टेक्स इसी वजह से हुई थी बिकॉज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा जल्दी में मैंने वो वीडियोस बनाई थी। इसी वजह से उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए मैं वापस ही इस ट्रायलॉजी की पूरी वीडियोस की क्रिएशन कर रहा हूँ। तो फिर मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये रीशूट वाला आइडिया कैसा लगा। सो बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक्चुअली होती है वीटो कॉर्लियोनी के बचपन से, जहाँ पे वीटो कॉर्लियोनी सिसिली में रहा करता था। ये कहानी शुरू होती है 1901 में, जहाँ पर वीटो कॉर्लियोनी अपनी माँ, भाई और अपने पापा के साथ रहता था, जिसमें उसके पापा का पंगा एक लोकल गैंगस्टर से हो गया था, जिसकी वजह से उस लोकल गैंगस्टर ने उसके पापा यानी वीटो के फादर को मार दिया था। अब यहाँ पे वीटो का भाई उस लोकल गैंगस्टर से बदला लेने के लिए जाता है, लेकिन वो लोकल गैंगस्टर उसके भाई को भी मार देता है। अब उनके परिवार में सिर्फ अकेला मर्द वीटो ही था, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल का था। 9 साल का वीटो अपनी माँ के साथ उस लोकल गैंगस्टर के घर पे जाता है, जहाँ पे उसकी माँ भीख मांगती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, वो तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहाँ पे वो गैंगस्टर कहता है कि अगर ये कल को मेरे से बदला लेगा तो मैं क्या करूँगा। तभी उसकी माँ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उस लोकल गैंगस्टर के लोग उसे ही मार देते हैं। यहाँ पे वीटो बच जाता है। अपनी माँ की आखिरी इच्छा वो कहता है कि मतलब उसकी माँ मरते वक्त कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कभी यहाँ पे लौट के मत आना। अब यहीं से ही वीटो भागता है और एक घर पे छुपता है, जो एक्चुअली एक फार्मर का घर था। शाम तक उस लोकल गैंगस्टर ने पूरे जगह पे एक नाकाबंदी कर रखी थी कि वीटो को जल्दी से ढूंढो और उसे मार डालो, और अगर तुमने ऐसे किसी ने नहीं बताया कि वीटो कहाँ छुपा हुआ है, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। अब यहाँ पे वो फार्मर अच्छे दिल का था, इसी वजह से उसने वीटो को कैसे तो भी छुप छुपा के अमेरिका की एक शिप में चढ़ा दिया, जहाँ से कार्गो शिप में चढ़ा दिया, जहाँ से बहुत सारे लोग जो क्यूबा और सिसिली यानी इटली से आए थे, उन सभी को अमेरिका भेज दिया गया। अब अमेरिका में आने के बाद उसे सबसे पहले तो उसका नाम पता वगैरह सब लिख लिया गया और फिर उसे एक रूम अलॉट किया गया, जहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स थे उन सभी को रूम अलॉट किए जाते थे। अब यहाँ पे कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे 1958 का समय चल रहा था। माइकल ने वीटो के धंधे पे कब्जा किए हुए और वीटो की डेथ को 7 साल बीत चुके थे, और इस बीच माइकल ने अपने धंधे को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रखा था। अब माइकल का एक बेटा था एंटिनो नाम की, और तब उसकी एक बेटी भी पैदा हो गई थी मैरी नाम की। अपने बेटे बेटे के जन्मदिन के लिए उसने पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी, इसी वजह से वो पार्टीज वगैरह कर रहा था। माइकल का धंधा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, जहाँ पे उसने बहुत से होटल्स और कसिनोस खरीद रखे थे। ये वो वक्त था जब माइकल की ताकत उसके फादर यानी वीटो कॉर्लियोनी से भी बेशुमार थी। यहाँ पे माइकल को अपने होटल्स और कसिनोस चलाने के लिए कुछ लाइसेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि तब अमेरिका में चेकिंग शुरू हो चुकी थी और एफबीआई के जितने भी एजेंट्स थे वो एक्टिव हो चुके थे, ताकि वो इन जितने भी फर्जी कसिनोस और होटल्स जो गैर कानूनी ढंग से लोगों से खरीदे गए, इन सभी को जेल में डाले, इन सभी के मालिक को। इस वजह से माइकल सेनेटर नाम के एक बंदे को अपॉइंट करता है, जिसमें वो उससे ये सारी पैसे लेना मतलब ये सारा लाइसेंस लेने वाला था। लेकिन सेनेटर जो था वो इस लाइसेंस के काफ़ी ज़्यादा दाम बता रहा था। इसी वजह से जब माइकल इसका रीज़न पूछता है तो सेनेटर कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें पूरा निचोड़ना चाहता हूँ। मुझे तुम जैसे इटालियन लोग जो यहाँ पे आके बसते हैं अमेरिका में और ख़ुद को अमेरिकन कहते हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। इसी वजह से मैं तुम सभी को निचोड़ना चाहता हूँ और उन तभी सभी से पैसे निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे माइकल कहता है कि मुखौटे यानी नाटक तो हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन बीच में मेरे परिवार को आज की बात घुसाना मत, और अगर तुम मेरे जवाब की बात कर रहे हो तो मेरा जवाब तो ना ही है। और यहाँ से सेनेटर चला जाता है। अब उसी के बाद फ्रैंकी की एंट्री होती है, जो वीटो के साथ पहले काम किया करता था और माइकल का बिजनेस पार्टनर था। वीटो के साथ पहले फ्रैंकी काम किया करता था, जिसको रोजाटो भाइयों ने फिरौती मांगने की बात की थी, और इसके लिए वो माइकल से हेल्प मांगता है कि वो रोजाटो भाइयों को मार सके। अब यहाँ पे माइकल फ्रैंकी से कहता है कि तुम्हें रोजाटो भाइयों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनकी डील होने वाली थी बाय हाइमन रॉथ। हाइमन रॉथ एक्चुअली उनका पुराना सलाहकार और उसी के साथ साथ उनका पुराना बिजनेस पार्टनर था। इसी वजह से वो हाइमन रॉथ की ही सलाह लेना चाहते थे इन सभी काम को अंजाम देने के लिए। यहाँ पे फ्रैंकी कहता है कि मैं रोजाटो भाइयों को मार के रहूँगा, चाहे तुम मुझे परमिशन दो या ना दो।
लेकिन माइकल गुस्से में कहता है कि मुझे इसकी परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, और आज के बाद अगर इनको मारने की बात की तो फिर तुम शायद से नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम मेरे पापा से मेरे वफादार हो, मेरे पापा के टाइम से, इसी वजह से मैं तुमसे इतने आदमी से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फ्रैंकी गुस्सा होकर चला जाता है, और शाम को जब के और माइकल दोनों अकेले होते हैं अपने कमरे में, तभी कोई तो भी उनके ऊपर हमला करवाता है। एक्चुअली ये हमला उनके कमरे के ऊपर हुआ था, इसी वजह से के तो बच गए और माइकल बच जाते हैं। लेकिन माइकल अपने पूरे सिपाहियों को यानी अपने पूरे आदमियों को घर के बाहर लगा देता है, जहाँ पे वो इन किलर्स को जिन्होंने ये शूटिंग की थी उनके घर के पास, जो जिन्होंने बंदूकबाजी की थी, उनको ढूंढने की बात करता है। अब यहाँ पर वो लोग माइकल चाहता था कि उनको जिंदा पकड़े, इसी वजह से वो टॉम हैगन को बुलाता है, जहाँ पे वो टॉम से कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे हाइमन रोथ के पास जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी सारी डॉन की प्रॉपर्टी यानी अपने सारे कसिनोस और उसके साथ साथ फ्रेडो और उसके आदमियों पर और अपने आदमियों पे ताकत मैं टॉम को मतलब तुम्हें देना चाहता हूँ। यहाँ पे टॉम कहता है कि मैं इस ताकत को ज़रूर ठीक से संभालूंगा। यहाँ पे माइकल कहता है कि तुम मेरे भाई की तरह हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ये ताकत दे रहा हूँ। अब टॉम इस बात को एक्सेप्ट करता है और अब वो नया डॉन बन चुका है कुछ समय के लिए, मतलब टेम्पररी बेसिस पे। यहाँ पे माइकल अपने बेटे एंटोनियो से मिलता है जो और वहाँ से चला जाता है। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें वीटो के बारे में बताया जाता है। वीटो ने अमेरिकन एक लड़की से शादी कर ली थी, और उसके बाद उसने उसे एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम उसने सेंटिनो रखा था। अब यहाँ पे वीटो एक ब्रेड की कंपनी में काम किया करता था, लेकिन वीटो को उस कंपनी से निकाला जाता है बिकॉज उस कंपनी का जो मालिक था, मतलब एक्चुअल जो मालिक था, उसके भांजे को इसकी वीटो की पोस्ट मिल चाहिए थी। इसी वजह से उस वो मालिक उसके जो संभालने वाला था, होटल संभालने वाला, उससे कहता है कि तुम ये पोस्ट वीटो की जगह इससे दे दो। यहाँ पे वो आदमी उस वीटो को निकाल देता है, जिसकी वजह से वीटो के पास अब कोई जॉब नहीं बची थी। यहाँ पे वीटो डिसाइड करता है कि वो अपने फैमिली के साथ, मतलब अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल के एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, और ये बिजनेस ऑलिव ऑयल का रहेगा। इसी वजह से इस बिजनेस के थ्रू वो उस गली में पहुंचता है, और वहाँ पर ही अपने गली से ही इस बिजनेस की शुरुआत करता है। शुरुआती दिनों में ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, इसी वजह से वीटो ने अपने घर के लिए एक बढ़िया सा कारपेट खरीद रखा था। अब यहाँ पे कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे माइकल हाइमन रॉथ से मिलने जाता है। हाइमन रॉथ से मिलने पर वो माइकल कहता है हाइमन रॉथ से कि मैं फ्रैंकी को मारना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रैंकी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी रोजाटो भाइयों का कत्ल करने की, लेकिन जब मैंने उसको मना किया तब उसने मेरे घर पे फायरिंग शुरू की, इसी वजह से मैं उसे मारना चाहता हूँ। यहाँ पे हाइमन रॉथ कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर मारना है तुम मार सकते हो, तुम मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फ्रैंक को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब यहीं पर ही माइकल हाइमन रॉथ से मिलने के बाद फ्रैंक से मिलने जाता है, जहाँ पर फ्रैंकी से वो कहता है कि हाइमन रॉथ ने उन आदमियों को भेजा था जिससे वो रोसाटो भाइयों से मिले हुए थे। अब यहाँ पे फ्रैंकी उसे दिलासा देता है कि कुछ नहीं होगा, और तभी माइकल अपने आदमी फ्रैंकी को मारने के लिए भेजता है, जहाँ पे वो फ्रैंकी को मारने ही वाले थे एक होटल पे, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पे आती है, और पुलिस से बचने के लिए फ्रैंकी को छोड़ दिया जाता है। अब फ्रैंकी बच चुका था, और पुलिस की निगरानी से वो लोग दूर जा चुके थे माइकल के लोग। अब यहाँ पे माइकल और हाइमन रोथ रोजाटो भाइयों के साथ डील साइन करता है, और जिसमें से उस डील में माइकल को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ये डील खत्म करने के बाद जब माइकल अपने घर में वापस आता है, तब माइकल को ये बात पता चलती है कि के को मिसकैरेज हुआ था। एक्चुअली के 3 महीनों से प्रेग्नेंट थी, और उसे तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे अब यहाँ पे उसके बेटे का मिसकैरेज हुआ था, मतलब के को मिसकैरेज हुआ था, इसी वजह से माइकल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें वीटो का बिजनेस दिखाया जाता है। बिजनेस रन करने के लिए वीटो के पास काफ़ी पैसा था। यहीं पर ही एक हफ्ता वसूलने वाला, यानी जो भी नया नया बिजनेस या फिर कोई भी उस गली में खोलता था, तो एक बंदा आता था जो इनसे हफ्ता वसूलता था। यहाँ पे वो बंदा वीटो से हफ्ता वसूलने के लिए आता है, लेकिन वीटो इस बात को मना करता है। तभी वो हफ्ता वसूलने वाला कहता है कि मेरी यहाँ पे बहुत पहचान है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा यहीं पर ही कत्ल कर देता हूँ। तुम्हारे पास कल तक का समय है, कल तुम मेरे इस बार में आ जाओ, वहाँ पे मैं तुमसे पैसा लूँगा। जहाँ पे उसके दोस्त और वीटो डिस्कस करते हैं कि हमें उसे पैसे दे देने चाहिए, लेकिन वीटो ये बात कहता है कि अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो कल को हमें और भी बहुत सारे लोग डरेंगे, और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि अगर हम आज नहीं डरे तो फिर शायद से कल को हमारी जान भी जा सकती है। यहीं पर ही वीटो प्लान करता है और कहता है कि तुम मुझे थोड़े थोड़े पैसे दो, यानी तुम मुझे $150 देने थे, इसी वजह से वो इन सबसे
$50-50 मांगता है और वो उस हफ्ता वसूलने वाले को दे देता है। जहाँ पे वो हफ्ता वसूलने वाला कहता है कि मुझे $150 चाहिए थे, तुमने सिर्फ मुझे $85 दिए हैं। जहाँ पे वो कहता है कि बाकी के $50 मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अब यहीं पर ही वीटो उस हफ्ता वसूलने वाले इंसान का पीछा करता है और उसे मार डालता है, और यहीं पर ही वो अपने फैमिली के पास जाता है। अमेरिका काफ़ी टाइम के बाद आज़ाद हुआ था। अमेरिका तब तक इंग्लैंड के तलवे चाट रहा था, लेकिन उस वक्त आज़ाद हो चुका था। इसी वजह से वीटो सेलिब्रेट कर रहा था अमेरिका का इंडिपेंडेंस, जहाँ पे वो अपनी बीवी, अपनी पहला बेटा सेंटिनो, दूसरा बेटा फ्रेडो, तीसरी बेटी कोली और उसके बाद चौथा बेटा माइकल, इनके साथ वो अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था। जहाँ पे वो माइकल से कहता है, मतलब वो बच्चा ही था, वो कहता है कि तुम मेरे सबसे लाडले बेटे हो। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे माइकल अपनी माँ से मिलता है और कहता है कि अगर मेरी जगह पापा वापे होते तो फिर वो इस डील से कैसे, मतलब वो इस सबसे कैसे बाहर निकलते। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा काफ़ी अच्छे इंसान थे और वो इससे इसी बाहर निकलते क्योंकि उन्हें पेशेंस की ज़रूरत थी। अगर तुम भी पेशेंस रखोगे तो तुम्हारी सारी परेशानी मिट जाएगी। अब यहाँ पर हाइमन रॉथ अब यहाँ पर एफबीआई की चेकिंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें उसने माइकल के बहुत से लोगों को पकड़ लिया था और एक एक करके पूछताछ कर रही थी। इसी वजह से माइकल कभी फंस न जाए, यहाँ पर माइकल को फंसाना था एफबीआई को, इसी वजह से वो फ्रैंकी को हायर करते हैं। फ्रैंकी एक्चुअली तब माइकल से दुश्मनी कर बैठा था, इसी वजह से उसने माइकल के खिलाफ बोलने की बात कह दी थी। अब यहाँ पे ये बात जब माइकल को पता चलती है, तो अगले दिन जब उसकी कोर्ट में पेशी होती है, तो माइकल भी वहाँ पे आता है और तभी उसका भाई भी वहाँ पे आता है। मतलब जो फ्रैंकी का भाई था उसे माइकल बुलाता है। अब यहाँ पे ये देख के फ्रैंकी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने से मना कर देता है। तब उसे पता चलता है कि उसका जो बड़ा भाई था वो आ चुका है यूरोप से, पर वो आज ही रात को यूरोप निकलने वाला है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर माइकल जो था वो अपने परिवार वालों से मिलता है, यानी के वगैरह से मिलता है, जहाँ पे के उसे छोड़ने का डिसाइड कर रही थी। एक्चुअली माइकल के जब ये सब अंडरग्राउंड होने का बंदोबस्त करना पड़ा, तब उसने के को भी हिफाजत के लिए अपने घर पर ही रखा कुछ दिनों के लिए। इसी वजह से के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और उसने एक डिसीजन लिया कि वो अपने बच्चों को लेके माइकल को हमेशा के लिए छोड़ देगी। माइकल उसे समझाता है कि उसे कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन के कहती है कि तुम अंधे हो चुके हो और तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर माइकल कहता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ नहीं हो रहा और तुम अगर मेरे बच्चे को लेकर गई, मेरे बच्चों को, तो मैं उसे लेके जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जहाँ पर वो भी बहुत रोती है, तभी माइकल उसे दिलासा देने के लिए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ मिसकैरेज हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मेरा ट्रस्ट करो। जहाँ पर मैं के कहती है कि मैंने एक्चुअली अपने बेटे को मारा है, एक्चुअली मैंने एबॉर्शन किया है, मुझे ये तीसरा बच्चा नहीं लाना था, मुझे तुम्हारे परिवार की परंपरा को नहीं आगे बढ़ाना था। अब यहीं पर ही माइकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और के को थप्पड़ मार देता है। इस थप्पड़ के बाद माइकल के से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और मैं अपने बच्चों को अपने पास ही रख रहा हूँ, जहाँ पे के कहती है कि वो मेरे भी बच्चे हैं। अब यहाँ पे माइकल और फ्रेडो अब यहाँ पर वीटो जो था वो सिसिली में आया था कुछ समय के लिए अपने कुछ दोस्तों को और बिजनेस बढ़ाने के लिए। मतलब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे वीटो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इटली सिसिली में आया था, जहाँ पर उसके मदर फादर रहा करते थे। अब यहाँ पर वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने पूरे परिवार सहित आया था और तब उस लोकल गैंगस्टर से मिला था जिसने उसके फादर और मदर और भाई तीनों को मरवाया था। उस लोकल गैंगस्टर से वो एक्चुअली एक बिजनेस के तौर पे मिलता है, जहाँ पे उसका एक जो बिजनेस पार्टनर था उस लोकल गैंगस्टर का, वो उसे वीटो को इंट्रोड्यूस करवाता है और वीटो मौका देख के उसे मार डालता है। जहाँ पे वो लोकल गैंगस्टर कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे से बदला लोगे। और यहीं पर ही वीटो वहाँ से भाग जाता है और सिसिली से वो चला जाता है अपने बच्चों के साथ और अमेरिका में दौलत कमाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे माइकल और फ्रेडी के बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि फ्रेडी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो भी अपने फादर की यानी माइकल की पोस्ट संभाल सकता है, उसे माइकल की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के माइकल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिलेशन नहीं रहेगा और तुम मेरे भाई नहीं हो और तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। अब यहीं पर ही माइकल और फ्रेडो के बीच झगड़ा हो चुका था। अब यहाँ पर टॉम हैगन फ्रैंकी से मिलता है, जहाँ पे वो फ्रैंकी से थोड़ी बातें करता है, कहता है कि माइकल को माफ़ कर दो, उसने ऐसे ही कह दिया होगा, तो यार तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते क्या। जहाँ पे फ्रैंकी कहता है कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा किया है, इसी वजह से मैं ये सब करना चाहता हूँ। और टॉम वहाँ पे
टॉम वहाँ पे उसे ऑल द बेस्ट कह के मतलब कीप इट अप कह के वहाँ से चला जाता है। अब हायमन रॉथ ने भी उसके साथ धोखा किया था, जहाँ पे उसने बीच में ही ये सारी डील कैंसिल कर दी थी। इसी वजह से माइकल ने अपने कुछ आदमियों को भेज के हायमन रॉथ को भी मारने की कोशिश करना चाहता था। अब यहाँ पे एफबीआई के केस से माइकल छूट चुका था, जहाँ पे एफबीआई ने उसे बाइज्जत बरी किया था। इसके बाद ही माइकल की मॉम की डेथ हो गई और यहाँ पर माइकल, अपने भाई फ्रेडो वगैरह पूरा परिवार वहाँ पे शामिल था। तभी कोनी वहाँ पे आती है और माइकल को कहती है कि तुम अपने फादर की तरह, यानी तुम हमारे फादर वीटो की तरह पूरे मजबूत बने रहें हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार को संभालने के लिए, और हम तुम्हें परेशान करते रहे। एक्चुअली कोनी उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगी थी जब से उसके पति कार्लो की डेथ हो गई थी, क्योंकि कार्लो की डेथ माइकल ने ही करवाई थी, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने कहा था। इसी वजह से कोनी जो थी वो माइकल से कहती है कि आज के बाद तुम हमारे गॉडफादर हो और तुम फ्रेडो को माफ़ कर दो और हम तुम्हारी ही पूजा करेंगे। जहाँ पे माइकल फ्रेडो को माफ़ करता है और ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पे माइकल अब यहाँ पे फ्रेडो जो था वो माइकल के बेटे को फिशिंग्स वगैरह सिखाता था, जहाँ पे माइकल का बेटा एंटोनियो को फ्रेडो से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका था। लेकिन तभी के उनसे मिलने आती है, क्योंकि के अपने बच्चों को याद कर रही थी, इसी वजह से वो को माइकल के एब्सेंस में उससे मिलने आती है। लेकिन तभी माइकल आता है और केस को वहाँ से निकाल देता है। अब यहाँ पे माइकल जो था वो अपने बच्चों को लेकर जाने वाला था दूसरी जगह पे। इसी वजह से वो, जब फ्रेडो उसके साथ फिशिंग करने का डिसाइड करता है, तब वो माइकल को अपने आदमी को भेजता है और कहता है कि आज फिशिंग नहीं हो सकती क्योंकि एंटिनो को निकलना है। यहाँ पर फ्रेडो ये बात मान लेता है और एंटिनो वहाँ से चला जाता है, और तभी माइकल फ्रेडो को भी मरवा देता है। माइकल फ्रेडो को मरवाने के बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हम माइकल, फ्रेडो, सेंटिनो, कोनी, कार्लो, इन सभी को देखते हैं, जो एक्चुअली क्रिसमस मीट के लिए आए थे, और उसी वक्त उनके फादर वीटो का भी बर्थडे था। जहाँ पे माइकल कहता है कि मैं सोल्जर ही ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे सेंटिनो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि तुम कॉलेज में बनने क्या गए थे। अब यहाँ पर उनके फादर आ चुके थे, तो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन माइकल अपनी सिगरेट पी रहा था। और तभी वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे माइकल अकेला एक बेंच पे बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, और तभी सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली सेकंड पार्ट के एंडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि माइकल अपने पुराने वक्त को याद कर रहा था, जहाँ पे उसे ये याद आ रहा था कि पहले वो कैसा था और बाद में वो कैसा बन गया। अब यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एक्चुअली एक रीशूटेड वीडियो है, इसमें जितना मैंने कहानी को समझने की, या फिर आपको जितना ईजियर वे से समझाने की कोशिश की है। तो फिर आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो यानी गॉडफादर पार्ट 3 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।